नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में। और एजेंडा में आज हम चर्चा करेंगे किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को, यानी कि कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की। दोस्तों, आज एजेंडा में बात होगी अन्नदाता की। अन्नदाता जिन्हें हम किसान कहते हैं, वही किसान जिनकी मेहनत की बदौलत हमें 2 जून की रोटी मिलती है और ये हमारा आपका पेट भरते हैं, पूरे विश्व का पेट भरते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का मुद्दा है। सबसे पहले तो जो हमने आज के इस एजेंडा में एक जो किसी चौपाल लगाई हुई है, उसमें मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ 3 लोगों का खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा आपका जो दीपक डाटा जी हैं। आप सबसे पहले जो आप कृषि बाजार समीक्षांक हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारी। नमस्कार। और इसी के साथ जो हमारे दूसरे जो मेहमान हैं, उनका नाम है रमेश मित्तल। आप पूर्व निदेशक हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के और कृषि विपणन विशेषज्ञ भी हैं। सर आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में हमारे साथ जो तीसरे मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है खेमाराम जी। आप प्रगतिशील किसान हैं और अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम एक देखते हैं विशेष रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं कृषि पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सहायक हैं। कृषि प्रसंस्करण का अर्थ है कच्चे कृषि उत्पादों को संरक्षित, पैकेज्ड या परिवर्तित रूप में तैयार करना, जैसे कि फलों से जूस, सब्जियों से अचार या अनाज से आटा बनाना। वहीं मूल्य संवर्धन इन उत्पादों की गुणवत्ता, उपयोगिता और बाजार मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन न केवल उत्पादों की बर्बादी को कम करते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए दूध को दही, पनीर या मिठाई में बदलकर उसका मूल्य कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्नत तकनीक, भंडारण सुविधाओं और बाजार तक पहुंच की आवश्यकता होती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। छोटे किसानों के पास पूंजी, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी बाधा है। सरकार द्वारा सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहकारी समितियों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। इसी दिशा में किसानों से उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि देकर उनको आर्थिक संबल प्रदान किया है। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का एक प्रभावी जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। तो दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरीके से जो खेती किसानी का जो सेक्टर है, कितनी तेजी से वो बूम कर रहा है। नए नए नवाचार हो रहे हैं। इसको लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी काफी ज्यादा कुछ कारगर हैं। किसानों को लेकर काफी कुछ चिंतित रहते हैं और काफी कुछ नवाचार भी
किए जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं रमेश मित्तल जी के पास चलना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो हमारी चर्चा है, जो हम कृषि प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कृषि प्रसंस्करण है क्या और ये किसानों की आय बढ़ाने में कितना कारगर साबित हो रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कृषि प्रसंस्करण है क्या। जी, कृषि प्रसंस्करण की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर उत्पाद हैं, उन उत्पादों का अगर हम परिवर्तन नहीं करते हैं और वो अपने ओरिजिनल शेप में रहते हैं, तब उन्हें हम प्रसंस्करण नहीं कहेंगे। जी, जब हम उन उत्पादों का परिवर्तन कर देते हैं, मान लीजिए हमने उसका पाउडर बनाया, आटा बनाया, जूस बनाया, किसी तरह से हमने उसको पैक किया, तब वो प्रसंस्करण कहलाता है। जी, और प्रसंस्करण का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है उसकी लाइफ को बढ़ाना। जी, जैसे बाजरे का आटा है, अगर हम केवल आटे को रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक हम उसे रख नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बाजरे की आटे से हमने उत्पाद बना दिए तो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो किसान अगर मान लीजिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे और प्रसंस्करण करे तो उससे उसका मूल्य संवर्धन जरूर होगा। क्यों? कि हम उसके रूप को बदल देंगे, बदलने के साथ ही हम उसको सुरक्षित भी रख पाएंगे। अगर हम 15 दिन से 20 दिन करें या 1 महीना करें, 2 महीना करें, तो हमें उसका वाजिब मूल्य जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, दालें हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उसके प्रसंस्करण से किसान की आमदनी जरूर बढ़ेगी। जी, बिल्कुल। तो काफी बखूबी अंदाज में आपने जो समझाया कृषि प्रसंस्करण के बारे में। अजय, दीपक जी, जिस तरीके से बातचीत हम कर रहे थे, क्योंकि आप बाजार विशेषज्ञ हैं, उसमें काफी कुछ पकड़ रखते हैं, अभी उन्होंने जिस तरीके से कृषि प्रसंस्करण के बारे में काफी अच्छी बातें बताई। मूल्य संवर्धन किस तरीके से किया जाए और उसके बाद में जो प्रोडक्ट है उसका उचित मूल्य कैसे बाजार से उसका उपलब्ध किया जाए, उसको हासिल कर सके किसान, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। अतिक जी प्रसंस्करण के बारे में बहुत अच्छा इनने दर्शकों को बताया। जी, बट जो सिचुएशन है कि आज की तारीख में जो सेल होता है वो मार्केट रेट से सेल होता है। जी, और किसान अगर उसको प्रिजर्व कर पाए तो 100% किसान को उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जी, और किसी भी को भी अगर फर्दर प्रोसेस कर दिया किसी भी फूड प्रोडक्ट को तो उसने वैल्यू एडिशन कर दिया। और देश के प्रधानमंत्री जो चाहते हैं और जिस तरीके से लगे हुए हैं कि किसानों को एक उचित आय मिले, उचित पैसा मिले, और ज्यादा से ज्यादा उनने ऑलरेडी किसानों की इनकम डबल करने का जो बीड़ा उठाया था आज से 10 साल पहले, उसमें वो काफी कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं। अगर हम रेट्स देखेंगे जो आज से 10 साल पहले ऑलमोस्ट हर एग्री कमोडिटी के जी, पर प्रसंस्करण के साथ में इसका एडवर्टाइजमेंट और उसको सेल कर पाना वो एक बहुत बड़ा बिंदु है या बहुत बड़ा इश्यू है जिसके अंदर में अभी भी हम पीछे हट रहे हैं। जी, ये आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार सपोर्ट कर रही है किसानों को कि उसको फर्दर प्रोसेस करे, वैल्यू एडिशन करे, साथ में उसका एडवर्टाइजमेंट के अंदर में भी अगर कहीं ना कहीं जो है उनको अगर मदद मिले जी, तो आने वाले समय में एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है बिल्कुल किसान को। बिल्कुल। खेमाराम जी, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी जो मूल्य प्रसंस्करण की बात आई, कृषि प्रसंस्करण के बारे में सब कुछ सारी बातें हुई, आप एक किसान हैं कि जमीन से जुड़कर खेती करते हैं, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि कृषि प्रसंस्करण कैसे करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप जो है खेतों में बोते हैं और उसका मूल्य संवर्धन किस तरीके से करते हैं, पूरे इस प्रोसेस के बारे में बताएं। सर, मैं एक परंपरागत खेती करने वाला किसान था, परंतु आज मैं परंपरागत खेती करने वाला किसान नहीं हूं। मैं नई विधि जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती के द्वारा एक प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आता हूं और ये बहुत अच्छा हमारे राजस्थान में एक मिनी इजराइल के नाम से उभर करके चेहरा सामने आया है। और उसमें हम परंपरागत खेती के बजाय आजकल हाई वैल्यू वाली जैसे रंगीन शिमला मिर्च, सीडलेस खीरा, कुकुम्बर, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ये फसलें लगाते हैं। परंतु मार्केट में बहुत बड़ी चढ़ाव और उतार हमारे सामने आता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट की बातचीत चल रही है, तो प्रोसेसिंग यूनिट किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फायदे का सौदा होगा, क्योंकि हम कभी तो मिर्ची बेच रहे थे 350 रुपये kg और आज हम वही लाल पीली शिमला मिर्च बेच रहे हैं 10 से 15 रुपये kg। तो बहुत बड़ा गैप हो गया। इस गैप को कम करने के लिए जब भी मार्केट की मंदी चले उस टाइम पर अगर किसानों के खेतों के आसपास ही अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगती है
तो उससे किसान जो मंदी की मार झेलता है वो मंदी की मार में नहीं आ पाएगा। अगर वो उसको प्रोसेसिंग करके कुछ भी बनाए, दलिया बनाए, सब्जी बनाए, या उसको सुखा करके पैकेजिंग करके मार्केट तक पहुंचाने की अगर गवर्नमेंट सुविधा देती है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एफपीओ रजिस्टर्ड करवाए हैं, अगर उन एफपीओ के ऊपर ही अगर कुछ सब्सिडी का दायरा बढ़ा करके दिया जाए, जैसे इस संरक्षित खेती को बढ़ाने के लिए पहले 75% अनुदान दिया और आज किसान ऑटोमेटिक ही लगे हुए हैं, खुद किसी को कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें अच्छा पैसा है। इसी प्रकार से अगर इस प्रोसेसिंग यूनिट में भी कुछ बड़ा अनुदान दे करके कुछ सेक्टर में अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो अगर किसानों को कुछ फायदा दिखेगा तो ऑटोमेटिक ही किसान प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ रुख करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके जो नए नवाचार हो रहे हैं उसकी तरफ अपना जो है वो योगदान दे सकेगा। बिल्कुल रमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो वर्तमान दौर की अगर हम बात करें तो कृषि प्रसंस्करण की क्या स्थिति है और क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, कृषि प्रसंस्करण का बहुत बड़ा महत्व है जी, और बहुत बड़ा स्कोप भी है। उसका कारण आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है वो बड़ी भारी मात्रा में है जी, और उसको कम करने का उपाय केवल कृषि प्रसंस्करण से ही हो सकता है। और किसान के खेत में जो कुछ आज उपज रहा है, यदि हमने उसको प्रोसेसिंग के थ्रू आगे नहीं ले गए तो वो नुकसान किसान का है जी, और वो एक प्रकार से उसका कोई मूल्य उसे नहीं मिल पाता। तो उसको मूल्य पाने के लिए उसका प्रसंस्करण करना जरूरी है। उसके लिए हमारे जो मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स का फायदा उठा करके उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ में फूड पार्क भी काम कर रहे हैं जहां पर कि उस प्रकार की यूनिट्स लगी हुई हैं और औरों को भी आमंत्रित किया गया है। किसान भाई भी उसमें अपनी जगह लेकर के अपनी यूनिट को स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी बहुत सारे आयोजित किए जा रहे हैं, राज्य स्तर पर भी हो रहा है, केंद्र स्तर पर भी हो रहा है। और उस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में किसान भाई अपना योगदान देके शामिल हो सकते हैं। वो मुफ्त है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता और किसान भाई अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी जानकारी को अपग्रेड कर सकते हैं और जो उत्पाद वो उगा रहे हैं उसका कितना महत्व है, वो आगे कौन से बाजारों में बिकता है, उस कैसी पैकिंग होती है और कंज्यूमर कौन है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, इन सब चीजों की जानकारी ऐसी ट्रेनिंग सेंटर्स पे दी जाती है। और मेरा ये निवेदन है कि किसान भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे प्रगतिशील किसान उसमें भाग ले चुके हैं और वो उसको निर्यात भी कर रहे हैं। यहां मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो कि एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में भी हो रहा है और वो केंद्र सरकार और जर्मन के बीच में एक समझौता हुआ था। उसके तहत राजस्थान से 2 कमोडिटी का चुनाव किया गया है, जिसमें धनिया है, कोरिएंडर, और क्यूमिन जो जीरा है। तो उसको एफपीओ के थ्रू एक्सपोर्ट को टारगेट किया गया है और पिछले 2-3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें धनिये को भी एक्सपोर्ट किया गया है और आपका क्यूमिन जो है जीरा, उसको भी एक्सपोर्ट किया गया और ये यूरोपियन मार्केट में जा रहा है। तो वो प्रसंस्करण की वजह से ही जा रहा है। तो किसान भाई उसको सीख पाए और उसको प्रसंस्कृत किया गया, उसकी पैकेजिंग से लेकर के सारे मापदंड पूरे किए गए ताकि उन देशों की जरूरतों को पूरा किया जा सके और उनके मापदंडों को पूरा किया जा सके। बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस तरीके से अभी आपने एक जिक्र किया, जो एग्री स्पोर्ट की बात आ रही है यहाँ पे, जिस तरीके से हम दीपक साहब आपके पास आना चाहेंगे, इस तरीके से बात हो रही है। हमारे यहाँ जो भी कृषि होती है, जो भी अनाज उत्पन्न होता है, वो हम अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस समय उसकी क्या कुछ स्थिति है? कौन कौन से जो अनाज है वो हम विदेशों तक जो है इसका निर्यात करते हैं, इसके बारे में सर आप बताएं। अभी जो हम मेजर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्री से, वो रॉ फॉर्म के अंदर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं अभी गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स है, मक्का है, ये है, ये सब हम लोग जो है बिना उसके अंदर में कोई वैल्यू एडिशन किए हुए वो उन देशों में कर रहे हैं और वहां जाके वो फर्दर प्रोसेस होते हैं। अगर किसी भी स्तर के ऊपर में उसके यहाँ पे वैल्यू एडिशन इंडिया के अंदर में होता है, उसके 2 फायदे हैं। किसानों को यहीं पे ऊंचा दाम मिलेगा और साथ में जो कारखाने चलेंगे उससे किसी ना किसी व्यक्ति को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। बिल्कुल। तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है जो अपने यहाँ पे, क्योंकि इंडिया उन कुछ देशों में से है जहाँ पे जीएम खेती नहीं होती है, तो हम नॉन जीएमओ खेती करते हैं
जो जिसके अंदर में पेस्टिसाइड नहीं है, हमारे जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो 100% फार सुपीरियर है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड खेती होती है। तो इस वजह से इसकी एक अलग डिमांड है यूरोप के अंदर में, इवन अमेरिका के अंदर में, जो नॉन जीएमओ आइटम खाना चाहते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो कोई भी आइटम। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की जो चीजें रहती हैं वो निर्यात की जा रही हैं। और मित्तल साहब, एक चीज आपसे और कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो कृषि मंत्री है अपने केंद्र को, उन्होंने कहा कि हम जो भारत है उसको विश्व का कटोरा बनाने या उसकी बास्केट टोकरी बनाने की हम कुछ कोशिश करेंगे। इस दिशा में क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, इस दिशा में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। अगर हम भारत सरकार की योजनाओं की बात करेंगे तो एक हमारे यहाँ है, कृषि स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा दिया गया है। और कृषि स्टार्टअप वो हैं जो कि किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हमारा किसान खेत में, मान लीजिए सवाई माधोपुर के किसान हैं और वो वहां पर अमरूद उगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब अमरूद पकने पर आता है तो कुछ रेशो उसका खेत में ही रह जाता है, भले ही वो 3% हो, 4% हो या 5% हो, उसको किसान निकाल नहीं पाता है। और अगर निकाल भी लेगा तो सप्लाई चेन में वो खराब हो जाएगा, हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ स्टार्टअप्स ने जैसे ऐसी मशीन बनाई जो माइक्रो प्रोसेसिंग यंत्र है और उनको खेत में ले जाया जा सकता है जी। और उनको खेत में से इस प्रकार का जो ज्यादा पका हुआ जो फल या सब्जी या मसाले कुछ भी हैं उनको वहीं पर प्रोसेस किया जा सकता है और उसका दाम किसानों को अतिरिक्त मिलता है। और ऐसे जो उद्यमी है वो उनको उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो वो पका हुआ उच्च क्वालिटी का होता है और उसको वो एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। आप देखिए, इस प्रकार की मशीनें हमारे एफपीओ के लिए भी वरदान साबित हो रही हैं, क्योंकि एफपीओ में 100 किसान, 200 किसान, 300 किसान ऐसे जुड़े हुए होते हैं और वो बल्क में काम कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट को लेकर के काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी मशीनें उनके लिए वैल्यूडेशन का भी काम करती है जी। और जब ज्यादा किसान समूह में काम करते हैं तो उनको पैकेजिंग की मशीन भी लगा सकते हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की मशीन भी लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसान को करने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। खेमाराम जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आप जो इजरायली टेक्निक के साथ में जो आप खेती कर रहे हैं, तो सबसे पहले किस तरीके से आपने प्रशिक्षण हासिल किया, उसके बाद में ये चीजें करने में कितना कुछ टाइम लगता है, कितना कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, यानी जो और भी जो किसान लोग अगर ये करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? खेमाराम जी। सर, ये हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की देन है कि आज ये मिनी इजराइल बना। किसानों ने मेहनत की, परंतु हमारे को दिशा निर्देश या दिशा हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाई और उसकी बदौलत आज हमारे इस क्षेत्र को मिनी इजराइल मतलब पूरा वर्ल्ड देखने के लिए आ रहा है। और प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इसमें हमारे प्रोडक्ट कुछ प्रोसेसिंग होने के लिए तैयार भी हुए थे, परंतु उसमें रेजिड्यू का थोड़ा फर्क आया। तो उसमें के लिए हमने अभी कुछ हमारे साथी एफपीओ से मिलकर के हम नीदरलैंड और स्पेन जाकर के आए और मेरे हिसाब से नीदरलैंड और स्पेन में जो हमने देखा, मेरे हिसाब से मोदी जी ने 3 कृषि कानून और वो लागू किया था। तो मेरे हिसाब से वहाँ हम देखा तो वहाँ क्लस्टर में खेती हो रही थी, पूरा मतलब एडवांस ही उनके पास में जो भी प्रोडक्ट होता था उसका एडवांस भाव मिलता था। सारी की सारी बड़ी बड़ी मशीनरी वहाँ उपलब्ध थी। मतलब सारा सब कुछ केवल किसान को दिशा निर्देश दिया जाता था और वो केवल अपना काम करता था, उसका एडवांस भाव मिलता था, सारा का सारा बायोलॉजिकल कंट्रोल था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दूरदर्शन के माध्यम से कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर विदेशों में हो रहा है जी, तो वो चीज यहां भी उपलब्ध हो सकती है और यहां कर सकते हैं। मैंने कुछ वैज्ञानिकों से रिक्वेस्ट की है कि हम अभी हमारी आंखों से देख करके आए थे, पहले तो हमारे को विश्वास ही नहीं था कि ये बायोलॉजिकल हो सकता है, परंतु अभी हम हकीकत में देख करके आए हैं कि नीदरलैंड और स्पेन में कभी कोई केमिकल या फंजीसाइड कभी भी स्प्रे नहीं करते हैं, केवल एक जीवस्य भोजनम ही उसी के आधार से वो खेती कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा संदेश बहुत अच्छा सवाल, वाजिब सवाल किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करने की बात है, सर ये कैसे कर सकती, क्या इसको कंट्रोल करने में क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ चुनौतियां आएंगी? देखिए, चुनौतियों की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा इस तरह से ट्रेडिशनल किसान पहले करता रहा है और अब दोबारा जब प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उनमें इन बातों का जोर दिया जाता है। जैसे आपने देखा, हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल खेती की बात कर रहे हैं, हम जीरो बेस बजटिंग खेती की बात कर रहे हैं, हम जो है रीजनरेटिव खेती की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार की खेती में किए जाते हैं, वहाँ किसानों को इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाता है, उन्हें बताया भी जाता है और प्रगतिशील किसानों ने उसको अडॉप्ट भी किया हुआ है। और दूसरे जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए वो एज ए मास्टर ट्रेनर काम भी कर रहे हैं।
तो वो उनको बुलाते भी हैं, अपने खेत में दिखाते भी हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमारे देश में काम कर रही हैं, जहां पर इस प्रकार के मॉडल खेत हैं, जहां वो जाते हैं और इस चीज को देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं और बाद में उसको प्रयास करने का कोशिश करते हैं कि उसी तरह से वो भी कर पाए। और इसमें सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि ऐसा प्रयास वो कर पा रहे हैं और उससे उनकी लागत भी कम हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसानों की लागत को कम करना। तो जब अगर मान लीजिए वो केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं खरीदेंगे, नहीं काम में लेंगे, तो निश्चित तौर पे उसकी लागत कम होगी और उनका भय भी निकल रहा है जी। उनका भय ये था कि अगर हम नहीं काम में लेंगे और कोई कीड़ा लग गया, कोई फंगस लग गई, कुछ हुआ तो हमारी सारी फसल चौपट हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा वास्तव में हो नहीं रहा, और हो भी रहा है तो उसको पारंपरिक उपायों से रोका जा रहा है। तो ये एक अच्छी सीख है और मुझे लगता है हमारा किसान आगे बढ़ रहा है और जो विदेश यात्राएं हमारे प्रगतिशील किसान करके आ रहे हैं वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण एम्बेसडर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल। जो कि सबको बता रहे हैं और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से खेमाराम जी यहाँ पर मौजूद हैं, उसका एक जीता जाता उदाहरण भी है। बिल्कुल। जिस तरीके से दीपक साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे, अभी रमेश साहब बता रहे थे जो टेक्नोलॉजी वो बहुत तेजी से हावी हो रही है कृषि सेक्टर में भी। अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि इस फील्ड में भी आप काफी कुछ जानकारी रखते हैं, तो कृषि के जो यंत्र हैं या जो खेती करने के जो उपकरण हैं, किस तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? आने वाले 2 साल पूरी कृषि इंडस्ट्री के लिए और भारत सरकार के लिए या पूरे विदेश में हर किसान के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे समय नजर आ रहे हैं जी। उसका एक स्पेसिफिक कारण है जो एआई आया। एआई से ऑलरेडी 2 कंट्रीज के अंदर में, यूएस के अंदर में, कनाडा के अंदर में सॉइल टेस्टिंग, डिसीजन ऑफ द क्रॉप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आने वाले समय में ये मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो जाएगी। 2 साल में जो प्रोडक्टिविटी है वो 20 से 30% हर क्रॉप की बढ़ेगी जी। ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन्स ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है जो सॉइल को टेस्ट करके ये बता पाएगी कि आपको इस साल के लिए आने वाला वेदर ये रहने वाला है, इसके लिए आपको ये बिजाई करनी चाहिए जी। तो कंप्यूटर और एआई इसके अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से, हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि हमेशा आगे की सोचते हैं वो, तो उस सोच को देख के ये समझ में आता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्दी इसके ऊपर में फोकस करके जो बजट्स दे रही है एआई के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। हम लोग बहुत सारी चीजें, प्रोडक्टिविटी भी 30% बढ़ा पाएंगे, प्लस कॉस्ट भी घटा पाएंगे जी। बिल्कुल। रमेश जी, जो अभी मृदा परीक्षण की बात है, भी इन्होंने बताया टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका प्रोसेस क्या होता है, उससे क्या कुछ फायदे होते हैं जो आम किसान है, अगर वो इसके बारे में जानना चाहे कि मुझे भी भाई अपने खेत की जो मिट्टी है उसका परीक्षण करवाना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया, कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए, मृदा परीक्षण जो है उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं, जिसमें तकरीबन वो मुफ्त में मृदा परीक्षण कर सकते हैं जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे भी आपने बताया एआई का और एमएल का जैसे उपयोग है, वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जी। और उसके जरिए हम ये पता लगा पाएंगे, अगर आपने देखा हो तो छोटे जो पॉट्स हैं, गमले जो होते हैं, उनके ऊपर भी जो पौधे उगाए जाते हैं वहां पर भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है जी। और उसमें कितना न्यूट्रिशन डालना है, कब पानी डालना है, कब नहीं डालना है, ऐसी चीजों का उपयोग वहां से शुरू हो गया, जहां हम उसको स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। विदेशों में ये बहुत पहले से पॉपुलर था। हमारे यहाँ चूंकि अब ये शुरू हुआ है और राज्य सरकार ने भी इस बार एआई की एग्रीकल्चर के विशेष बजट का प्रावधान किया है। ये किसानों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और उसका उपयोग इस मृदा परीक्षण से लेकर के आने वाले समय में बहुत सारी चीजों पे होगा। यहां मैं एक बात और उल्लेखनीय बताना चाहूंगा कि एआई का उपयोग असाइंग के लिए भी होगा, जहां ई नाम की हमारी मंडियां हैं जी, वहां पर क्वालिटी जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से उसको चेक किया जाता है और बाद में ही उसको डिजिटल बोर्ड पे दिखाया जाता है कि इस प्रकार की क्वालिटी है। उसमें एआई का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होने वाला है। बिल्कुल। खेमाराम जी हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रगतिशील किसान हैं, इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं कि सर, जिस तरीके से अभी जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, एआई की बात हो रही है, आप प्रगतिशील किसान हैं और जिस तरीके जो इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीक जिनका आप प्रयोग करते हैं, और एआई की जिस तरह बात हो रही है, आप किस तरीके से खेती करते हैं? सर, टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी हमने इजराइल में देखा था और उसी को माध्यम बना करके हमारे वैज्ञानिक हमारे को यहाँ दिशा निर्देश दिया और उस विधि से चलने के बावजूद 2012 से लेकर आज 24-25 में वो आमदनी प्राप्त हुई हमारे इस मिनी इजराइल के क्षेत्र को, जो हम सोच ही नहीं सकते कि
कि आज किसान का लाख का सपना होता है कि मैं लाख रुपए कभी देख पाऊं, परंतु आज कई किसानों के करोड़ों के सपने भी पूरे हुए हैं जी। तो वो सपने पूरे हिंदुस्तान के किसानों के पूरे हो सकते हैं। ये तकनीक आधारित संरक्षित खेती में भी आजकल शिवराज सिंह जी आने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने मिलकर के एक किसानों के लिए एक अलग से पहले 1 करोड़ तक का प्रावधान था, आजकल 2 करोड़ तक का प्रावधान कर दिया। उसमें हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, फैनपेड पोली हाउस वो राजस्थान में लागू नहीं था, पहले तो लागू था परंतु अब कुछ कम कर दिया। तो इस संरक्षित खेती को लगाने वाले किसान बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसके टारगेट कम होते हैं। तो मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से ही हमारे सभी राजनेताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तकनीकी को जितना बढ़ाएंगे उतना ही देश में पैसे और तरक्की दोनों खेमाराम बढ़ जी के पाएगी। पास में काफी कुछ सुझाव हैं, काफी कुछ चीजें हैं जो अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं, जो सरकार को भी अवगत कराने की इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि जो किसान है वो बखूबी इस चीज का यूज कर सके। बिल्कुल दीपक साहब, हम बातचीत कर रहे थे जिस तरीके से जिस तरह की जो खेती किसानी होती है उसमें अगर स्टार्टअप्स की बात करते हैं, कई बार जैसे स्टार्टअप हर सेक्टर का अलग अलग होता है, हम कृषि स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो आज हम कहां पर खड़े और किस किस तरह के कृषि स्टार्टअप्स हो रहे हैं? अभी तक क्योंकि संगठित नहीं है ये एक एरिया, बहुत छोटे छोटे किसान हैं और बहुत छोटे छोटे किसान के ऊपर में कृषि स्टार्टअप चालू तो हो रहे हैं पर वो फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर में ज्यादा सक्सेसफुल है बजाय किसान के लेवल के ऊपर में कोई स्टार्टअप अभी तक सक्सेसफुल हुआ हो। ऐसे बहुत लिमिटेड स्टार्टअप्स हैं, उसके ऊपर में वर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा खेमाराम जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार 3 कानून लाए थे देश में, वो जो सारे के सारे किसानों के प्रति बहुत ज्यादा प्रो थे, उसमें किसानों को कहीं नुकसान नहीं था, बट एक स्पेसिफिक स्टेट की वजह से वो वापस लेने पड़े, जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी रही। बट प्रधानमंत्री का विजन उससे बिल्कुल क्लियर है कि उनका फोकस है कि किसानों को एक्स्ट्रा आय मिले जी। और जब अगर देश का मुखिया का ये फोकस हो और अगर देश के पास पैसा है और अगर सब लोग साथ में चलेंगे तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है। बिल्कुल, जिस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो उस क्षेत्र में काफी कुछ जो है नवाचार हो रहे हैं और जिस तरह के स्टार्टअप्स की बात अगर आ रही है तो हर सेक्टर में तो हो ही नहीं, साथ ही साथ जो जैसे कि सीधी साधा उदाहरण यहाँ सामने बैठे हुए हैं खेमाराम जी, वो भी एक स्टार्टअप है जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है। रमेश जी, हम बातचीत कर रहे थे जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी का हम बहुत बखूबी इस्तेमाल करते हैं। AI जो होता है, जैसे अभी आप देख लीजिए ड्रोन दीदी का काफी जिक्र हुआ, ड्रोन दीदी को लेकर के जो अब एक ब्लॉक से एक किसी लड़की को, किसी महिला को उठाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद में लोग उसके पास जाते हैं। ड्रोन दीदी किस तरीके से काम करती है और आने वाले समय में और किस किस तरीके से नवाचार होंगे इसमें? देखिए, ड्रोन के बारे में पहले बहुत सारे कंफ्यूजन थे जी, और इस बात को लोगों ने काफी उठाया कि ड्रोन से अगर हम कीटनाशक का छिड़काव करेंगे या कुछ और करेंगे तो हमारा वातावरण ज्यादा प्रदूषित होगा जी। तो ये सब अल्प ज्ञान की वजह से हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ड्रोन का उपयोग है, देखिए हर जगह स्पेसिफिक उपयोग होता है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ड्रोन का भी अगर हम देखेंगे, जहां बड़े खेत हैं बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, जहां पेड़ों के अंदर कैनोपी होती है, अब आप देखिए वहां पर भी ड्रोन के अंदर आर्म बन गई है, जो आर्म अंदर जाती है और उसके बाद उसके अंदर वो फ्यूमिगेट करती है या स्प्रे करती है। तो इस प्रकार की चीजें अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो महिला एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, उसके लिए ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कृषि में जो महिलाओं का तो योगदान शुरू से रहा है। कोर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो उन महिलाओं का पहले से खेती के बारे में है, और नहीं भी है तो उसको एक सीखा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ड्रोन को ऑपरेट करना, उसको ले जाना और कितनी ऊंचाई पे उड़ाना, कहाँ उसका छिड़काव होना है, कहाँ नहीं होना है, कौन से मौसम में होना है, किस तरह से होना है, ये थोड़ा सा प्रशिक्षण की जरूरत है। उसके बाद कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है। और महिलाओं का ऑपरेट करना जो है उनको रोजगार के अवसर देता है और एक नई दिशा देता है, नई पहचान देता है। तो ये कार्य पूरे देश में है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को जानना चाहिए ताकि उसका लाभ ले सके और वो आगे बढ़ सके। हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आजकल जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खेती की बहुत बात होती है, मतलब प्राकृतिक और अप्राकृतिक, तो आप ये बताइए सबसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है और जो है कौन सी खेती ज्यादा कारगर होती है? सर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रात और दिन का फर्क होता है। ज्यादातर कुछ पहले हम जो केमिकल स्प्रे करते थे तो हम भी खाते हैं और मार्केट में भी बेचते हैं, तो देश की जनता सारी खाती है। तो इसी
का माध्यम देख करके हमने कुछ सुना था कि नीदरलैंड और स्पेन में ज़्यादातर बायोलॉजिकल कंट्रोल ही कर रहे हैं वो, और हम अपने खर्चे से ही वहाँ जा कर के इस चीज़ की तहकीकात की, और आने के बाद में हमने कई वैज्ञानिकों से, ICR तक के वैज्ञानिकों से भी रिक्वेस्ट की है कि इस टेक्नोलॉजी को यहाँ कैसे भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम केमिकल देने के बाद में हम भी हताश होते हैं कि केमिकल एक बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, परंतु मजबूरी में किसान को स्प्रे करना पड़ता है। अगर इनऑर्गेनिक होगी तो वो मार्केट में कहीं पे भी बिक जाएगी। एक सबसे बड़ी खूबी मैं बता दूं कि सर, हिंदुस्तान में अभी तक कोई लैब ही नहीं है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बता सके, क्योंकि आजकल हर के दिमाग में एक ही चेहरा होता है कि जो चमकीला होता है वही अच्छा होता है, जबकि चमकीला कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है और वो चमक से कोई पहचान नहीं करे कि ये ऑर्गेनिक है। मतलब केवल भारत सरकार को कुछ अपने स्तर से यहाँ कोई ऐसी लैब लगाएं जिसमें वो मानक बताएं भाई ये इतना % तक रेजिड्यू है, हानिकारक है या नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो किसानों के लिए जो एक किसान जो जमीन को जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, उसके लिए हर पंचायत स्तर पर एक जांच नमूना मशीन स्थापित की जाए, जिससे किसान अपने स्तर से अपने आसपास के पंचायत स्तर पे जाकर के ही अपनी मृदा का परीक्षण करवा करके उसको ये पता, खुद को पता रहे कि मेरे जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फोरस की कितनी है और पोटाश की कितनी है, और मेरे जो जीवाश्म जो बैक्टीरिया है, जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, वो कितनी मात्रा में है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल तो बहुत अच्छी सुविधा है और इसको लाने की जरूरत भी है। बिल्कुल रमेश जी, हम आपके पास इस तरीके से भी इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया, जो कीटनाशकों का छिड़काव होता है कई बार, जो चाहे वो खेती में हो या जो सब्जियों में किया जाता है या फलों में करते हैं, उसके अपने एक साइड इफेक्ट भी होते हैं। इनसे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और अगर कीटनाशकों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो किस किस्म के होने चाहिए, कैसी वैरायटी होनी चाहिए, क्या कुछ ब्रांडिंग होनी चाहिए उसके, या फिर कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कीटनाशकों का जो इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशनल विद्या है जी, और जो हमने कुछ सीखा है, अगर हम उसे अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाजार उसका सबसे बड़ा है जी। और जब हम किसान के आमदनी की बात करते हैं तो आमदनी बढ़ाने के लिए आप अगर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार करके बेच रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें किसी हालात में उसका उपयोग भी करना पड़ जाए तो किसान भाई को सबसे पहले स्वयं का ध्यान रखना चाहिए जी। और उसके पूरा प्रोटोकॉल होता है कीटनाशकों को उपयोग करते वक्त। असल में चूंकि हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस वजह से वो बहुत सारी छोटी छोटी लापरवाही कर जाते हैं और उसका परिणाम होता है उनको स्किन के रोग हो जाना, आंखों के रोग हो जाना, सांस के जरिए उस प्रकार की चीजें अंदर चली जाना और नाक से भी उसको इनहेल कर लेना। तो ऐसी शिकायतें होती हैं जी। लेकिन अगर वो उसके प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, जो कि उसके ऊपर लिखा रहता है, जब उस पेस्टिसाइड का या किसी कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर कॉशन लिखा हुआ होता है, हमारे किसान भाई उसे समझें। और अगर जरूरत पड़े तो वो हमारे पास के केवीके में या आत्मा के सेंटर पर वो जा सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां भी तत्पर रहते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वहां भी वो तत्पर रहते हैं उनको बताने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर थोड़ी वो सावधानी बरतेंगे तो मेरे ख्याल में उसके दुष्प्रभाव से वो बच जाएंगे। आपने देखा होगा जब ये मच्छर के लिए फोगिंग भी होती है तब भी हमारी आम जनता को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि हम उस फोगिंग के टाइम पे अपने कम से कम मुंह को कवर कर लें, आंखों को कवर कर लें। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। तो जब आम जनता को नहीं होती है तो किसान भाइयों को भी नहीं होती है। तो लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा अगर वो समझेंगे तो मुझे लगता है कि उससे बचाव हो सकता है। और दूसरा, जब भी वो ऐसी पेस्टिसाइड खरीदें तो वो स्टैंडर्ड वाली खरीदें, मार्का वाली खरीदें, और थोड़ा सा जो लेबोरेटरी है जी वहां से भी जानकारी इकट्ठी करें कि कौन सी बैन है, कौन सी नहीं है, कौन सी ठीक है, किसको उपयोग में लेने से उसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे या क्या उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो इनकी भी थोड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों को लेनी चाहिए। बिल्कुल। दीपक साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से जो खाद्य तेल होते हैं, खाद्य तेलों की जो श्रृंखला है अपने यहाँ पर तो कई सारे, जैसे आमतौर पर सरसों का ज्यादा तेल खाया जाता है, लेकिन और भी कई सारे ऐसे जो तेल होते हैं जो खाया जाता है, तो इनका प्रसंस्करण कैसे किया जा रहा है, पहली बात तो ये है, और इनको विदेशों में जो निर्यात किया जा रहा है, और ये कौन से तेल खाने में ज्यादा उचित रहेगा?
अपने यहाँ से खाद्य तेल निर्यात नहीं हो पाता जी। क्योंकि भारत के अंदर में करीब 65% तेल विदेश से आता है। जितना तेल अपन यहाँ उगाते हैं या बनाते हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि 65% आज भी हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्री के अंदर में जी। इसी वजह से पिछले 3 बजट से केंद्रीय सरकार इस काम में लगी हुई है कि उनको तिलहन मिशन लाके ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे तिलहन उगा पाएँ और उससे यहाँ पे जो है लोकल डोमेस्टिक हमारे अगर तिलहन उगते हैं तो तेलों का एक्सेस सप्लाई हो, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बचे। तो उसके अंदर में बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि उसका मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। जो चीज हम विदेश से मंगा के खा रहे हैं तो वो मार्केट ऑलरेडी इंडिया के अंदर में है। तो तिलहन के लिए सबसे बढ़िया तेल 100% सरसों का तेल है। सरसों के तेल से बढ़िया कोई तेल नहीं है क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है और उसके अंदर में मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है कि आप कोई भी तेल अगर आप खाएं उसको फ्रिज के अंदर में रख दें, जिस टेम्परेचर पे वो जम जाता है वो सेम टेम्परेचर पे आपकी बॉडी में जम जाएगा जी। तो जो नहीं जमे वो सबसे अच्छा तेल है। बहुत ही साधारण तरीका है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो अभी सर आपने बताया जिस तरीके से जो 65% जो तेल है हम विदेशों से आयातित करते हैं, तो इनको कम करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम अपना जो तेल है उसकी जो पैदावार बढ़ाएं? तो इसके लिए क्लस्टर खेती अलाउ कर दी है। पहली बार पाम की खेती हुई जो 15,000 हेक्टेयर 10,000 हेक्टेयर में होती है। इसको जब तक अभी तक जैसे एक बांध पड़ी हुई है कि 52 बीघा से ज्यादा किसी भी व्यक्ति के पास में जमीन नहीं हो सकती। हर स्टेट के अंदर में एक सीलिंग है, लैंड सीलिंग। तो कृषि के लिए ये लैंड सीलिंग 100% हटनी चाहिए जी, जिससे एक बड़े एरिया के अंदर में एक क्रॉप होगी तो 100% उसके अंदर में एक्स्ट्रा पैदावार हो सकती है। बिल्कुल। रमेश जी, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो तेल के बारे में बातचीत की गई, अगर हम आपसे जानना चाहें कि जिस तरीके से जो खाद्य तेल होते हैं, भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में बताया कि जो खाद्य तेल है उनमें 10% की कमी की जाए ताकि जो मोटापा, जो ओबेसिटी है उससे बचा जाए। तो जिस तरीके से कुछ बातें उन्होंने बताई, तो आपको क्या लगता है कि जो कौन से ऑयल खाने चाहिए, किस तेल से बचना चाहिए, कौन सा उचित रहेगा सर? देखिए, जो वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिकों का कहना यह है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसी क्षेत्र की लोकल जो वनस्पति है उसको यदि हम कंज्यूम करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। इसी प्रकार से तेलों में भी आप देखते हैं कि वैज्ञानिकों का या जो फूड एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि एक ही प्रकार के तेल को लगातार उपयोग में ना लेते हुए हमको उसको मिक्स तौर पे काम में लेना चाहिए। उसका इंटरवल कुछ भी हो सकता है, आप प्रतिदिन बदल सकते हैं, आप 7 दिन में बदल सकते हैं, आप 3 दिन में बदल सकते हैं। दूसरा, जो हमें लगता है कि अगर मान लीजिए रिफाइंड ऑयल से हमें स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है तो आजकल कोल्ड प्रेस जो तेल है उसका प्रचलन भी होने लगा है। लेकिन यहां मैं ये भी कहूंगा कि बिना एक किसी वैज्ञानिक की सलाह के किसी भी प्रकार के उपयोग को तुरंत शुरू नहीं करना चाहिए, जैसा कि ऑलिव ऑयल के उपयोग को देखने में मिला जी। तो जैसे ही वो इंपोर्ट होता था तो बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम कहीं कहीं थोड़े ठीक नहीं निकले। तो यहाँ पर एक संतुलित व्यवहार हमें रखना चाहिए। बिल्कुल, हमें वैज्ञानिकों से राय लेनी चाहिए, हमारे डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, हमारे फूड एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। जिस प्रकार का हमें सही तरह से जो सलाह मिली है उसी के अनुरूप हमारी बीमारियों को, हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए उसका उपयोग किया जाना। बिल्कुल। खेमाराम जी, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, जिस तरीके से जो एग्रो फूड पार्क होते हैं, जिस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या लगता है कि आपको इससे कितना कुछ फायदा किसानों को सीधे मिल पाता है? अगर आप इसका फायदा ले रहे हो तो कैसे ले रहे हैं? सर, ये क्लस्टर के अंदर जो किसानों को इकट्ठा किया गया, जैसे एफपीओ बनाए गए हैं, स्टार्टअप बनाए गए हैं, इनमें युवा स्टार्टअप बनाए हैं और किसानों का एक एफपीओ बना है। तो एफपीओ में बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है सरकार ने अभी। और मैं सरकार से निवेदन भी करता हूं कि जो किसान प्रोसेसिंग यूनिट में जाएं तो उनके लिए जो बैंक से लोन लेने की कुछ दुविधाएं होती है, तो उन दुविधाओं का अगर निराकरण होता है तो मेरे हिसाब से किसान पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान अभी संगठित तो होने लगे हैं, कुछ का दिमाग संगठित होने पे चल रहा है। तो मेरा मानना है कि भारत सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी और जो बैंकों से संबंधित जो परेशानियां किसानों के आती है
तो वो क्योंकि पहले किसानों के पास में इतना पैसा था नहीं, आजकल तकनीकी का जमाना है और तकनीकी में पैसा अच्छा कमा रहे हैं किसान, तो बैंकों के भी एक पैसा किसानों के प्रति विश्वास बढ़ा है, बैंक भी पैसा देने के लिए अग्रसर हुए हैं और आगे जाकर के अब किसानों को बोलते हैं कि हम भी बैंकों का लोन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस संरक्षित खेती में ही एक ऐसा पैसा आया है जो बैंकों का भी रुझान किसानों की तरफ घुमा दिया है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि देश के लिए परंपरागत खेती के साथ में ये संरक्षित खेती बहुत बड़ा योगदान देगी और इसके लिए जो मंदी की मार होती है उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट हर जगह किसानों के मतलब जो एफपीओ है उनके स्तर पे ये प्रोसेसिंग यूनिट होना बहुत जरूरी है, जिससे किसान की जो बर्बादी होती है मंदी के दौर में वो बर्बादी उससे बचा जा सके। बिल्कुल दीपक साहब, जिस तरीके से अभी जो कोई भी प्रोडक्ट अगर होता है तो अगर मान लीजिए उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है उसका बाजार जो भाव मूल्य तय किया जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है, और अगर मान लीजिए कोई किसान, जिससे अगर हम ऑयल की ही बात करते हैं, अगर वो लेकर के जाता है तो किस तरीके से उसका जो रेट होती है, जो उसकी दरें होती है वो तय की जाती हैं? किसी भी फूड आइटम का जो दर है वो तय करता है बाजार जी, विदेश का बाजार, यहाँ का बाजार, अवेलेबिलिटी ऑफ द सीड। जैसा खेमाराम जी ने बताया है कि अभी 300 रुपए किलो बिक रही थी और अब 15 रुपए किलो भी नहीं बिक रही है जी, तो ये समय, अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम, ये हमेशा डिफर होता है वेदर के हिसाब से कि क्या वेदर रहा ऑल ओवर वर्ल्ड, क्या पैदावार हुई और क्या चीज हम इंडिया के अंदर में। पर इंडिया इसके अंदर में बड़ा सक्षम है। जब कोरोना काल आया तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ के 14% पे हो गया, इंडिया ने 6.5-7% ही पे ही उसको मेंटेन कर लिया, क्योंकि उनने सारी चीजों के एक्सपोर्ट्स रोक दिए कि जो देश से विदेश बाहर जा रहा था उसके बजाय देश के व्यक्ति ही सस्ता खाना खा पाए। ये अवेलेबिलिटी उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने सुनिश्चित की और जो बाजार है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने रखा है जी पर वो कारगर बहुत लिमिटेड पोर्शन के लिए है, क्योंकि वो 20% 15% फसल ही उस भाव के ऊपर में खरीद पाते हैं। और इतने बड़े एरिया के अंदर में जब कोई भी आइटम उगता है, चाहे सरसों ले ले तो अगर 140 लाख टन उग रही है, उसमें से 15 लाख टन अगर खरीद लिया है, सोयाबीन 140 लाख टन है, उसमें से 20 लाख टन खरीद लिया, तो बहुत लिमिटेड किसानों को सपोर्ट मिल पाता है। जी ठीक है। तो जैसे रमेश जी अगर बातचीत हो रही थी, जैसे अब हम मूल्य संवर्धन की अगर बात कर रहे थे और जो पैसे की बात रही, जो एमएसपी होती है वो कैसे निर्धारित की जाती है सर? देखिए, एमएसपी की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर आप वैसे किसान की अगर आप लागत निकालने जाएंगे जी तो वो बहुत मुश्किल है। किसान का परिवार उसमें लगा रहता है, किसान की जमीन उसमें लगी हुई है, किसान के बाकी सारे जो रिसोर्स संसाधन है वो उसमें लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो भारत सरकार का जो सीएसीपी जो डिपार्टमेंट है वो उसको तय करता है, कॉस्ट एंड प्राइस वाला, और उसके हिसाब से सरकार ये देखती है कि क्या हमारे किसान को उचित प्राइस मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, और वो उसकी संस्तुति पर, उसके रिकमेंडेशन पर सरकार तय करती है कि कितना हमें देना चाहिए। रमेश जी, कई बार देखा जाता है कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो सरकार चला रही है लेकिन किसान उसके बारे में जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं, तो क्या लगता है आपको कैसे उनको जागरूक किया जाए, और अगर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वो कौन कौन से जिसके बारे में जानकारी ले सकते हैं किसान? देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो जैसे आप देखेंगे कृषि मंत्रालय का, अगर हम उस पर साइट पे जाते हैं तो हमें करीब करीब सारे हमें उस पर मिल जाएंगे जी। और उसी तरह से आप मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साइट पे जाते हैं तब भी आपको मिल जाएंगे। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट के साइट्स पे जाएंगे तो वहां पर वो सारी साइट्स के लिंक भी मिल जाते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैंने किसान भाइयों में देखी है कि किसान भाइयों का जो सांस्कृतिक जो जुड़ाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। तो असली जो उनको जानकारी मिलती है वो उनको आपसी मेलजोल से मिलती है, उनके मेले से, शादी ब्याहों में मिलने से, उन्होंने क्या किया है, तो वो जो एक ढांचा है वो हमारे देश में बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा है, और उसके जरिए वो उस जानकारी को लेते हैं और एक से दूसरे तक वो जानकारी। और हम सीधे, हमारे साथ खेमाराम जी मौजूद हैं, प्रगतिशील किसान, यहीं से बातचीत कर लेते हैं कि ये कैसे, अगर सर आपको कोई जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेनी है, कोई जो बीज है या कोई कीटनाशक उसके बारे में अगर हेल्प लेनी है, तो आप कैसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर डायल करते हैं या कोई ऐसा कोई वेबसाइट है वहां पर जाकर के जानकारी लेते हैं? उसके बारे में बताएं सर। जैसे टोल फ्री नंबर होता है किसान के लिए, तो ज़्यादातर किसान को पता होता है या किसी को पता भी नहीं होता तो वो किसी किसान से टोल फ्री नंबर क्या होता है अगर आपको जानकारी हो तो? ये फ़ोन नंबर होता है और उस पे डायल करके किसान अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। वहाँ अच्छे वैज्ञानिक बैठे हुए होते हैं,
तो उनकी जो भी समस्या होती है उनका समाधान भी बताते हैं और आगे बढ़ने का तरीका भी बताते हैं। तो बहुत अच्छी तकनीकी है और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और आगे भी कर रहे हैं, परंतु कुछ किसानों में भ्रांतियां हैं। तो भ्रांतियां जैसे कृषि कानून आए थे, आज अगर कृषि कानून हम देख करके आए हैं नीदरलैंड में, अगर वो कानून आज से 5 साल पहले लागू हो जाते तो मेरे हिसाब से आज किसानों की आय और आमदनी अलग होती, अलग सोर्सेज होते, अलग टेक्नोलॉजी होती, अलग कोल्ड स्टोर होते। मतलब जो अभी 25% सब्जियां फेंकी जाती है या कचरे में खराब हो जाती है, वो सारी की सारी वो उसका सदुपयोग होता और कोल्ड स्टोर में रख करके उसका भी जब मार्केट में तेजी होती उस टाइम पर अच्छा मार्केट मिल सकता था, परंतु किसानों ने उस टाइम पर सहयोग नहीं किया। और मैं आशा करता हूं कि दोबारा प्रधानमंत्री जी इस कानून के बारे में सोचे और इसकी किसानों को बहुत सख्त बिल्कुल, यानी कि कुछ और ऐसे नवाचार करने की जरूरत है, कुछ ऐसे पॉइंटर थे जो बनाने की जरूरत है जो विदेशों की तर्ज पर भी हमारे यहाँ पर चल सके, जो किसानों को लाभकारी हो सके। रमेश जी, जैसे कि मौसम को जो पूर्वानुमान होता है वो खेती किसानी में बहुत ज्यादा अहम होता है। कई बार देखा जाता है कि जब अगर बरसात होने वाली होती है और पूर्वानुमान के तहत जो मौसम विभाग होता है वो बता देता है तो किसान सतर्क हो जाते हैं, अपने हिसाब से तैयारियां कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो कैसे किया जाता है? और अगर किसान कुछ जानकारी लेना चाहें, जैसे कि अभी कुछ हेल्पलाइन नंबर की बात हो रही थी, कुछ एक हेल्पलाइन नंबर अगर हो जो आप हमारे किसानों को बता सके तो उसके बारे में बताएं। देखिए, जो मौसम विभाग की अगर हम बात करें जी, तो देश में आज ये प्रणाली बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है। अगर हम देखेंगे कि पश्चिमी देशों के मुकाबले हम बराबर से पहुंच गए हैं। आपने पहले देखा होगा कि जब भविष्यवाणी होती थी तो उस दिन वैसा होता भी था और नहीं भी होता था, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज अगर भविष्यवाणी हो रही है बिल्कुल सटीक होती है और उस क्षेत्र के अंदर भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य को लेकर के भविष्यवाणी हो, केवल जिले को लेकर के भविष्यवाणी हो, उस एरिया को लेकर के भी उसके बारे में आप फोरकास्ट देख सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये देखिए, आज के किसान भाई के पास, सबके पास स्मार्ट मोबाइल फोन है, उनके बच्चों के पास है और बहुत ही साधारण तरीके से वो उसके ऊपर देख सकते हैं। हर क्षेत्र का लोकल जो मौसम है वो पता रहता है। और जो टोल फ्री की अभी आप बात कर रहे थे, तो टोल फ्री जो सुविधाएं हैं उस पर भी वो मौसम की जानकारी ले सकते हैं जी। और देखिए, टोल फ्री का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि किसान भाई के पैसे नहीं लगते। ये एक मुफ्त कॉल सिस्टम है जो कि विशेषज्ञों के द्वारा उसके उत्तर दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने उसमें मौसम के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो आपको मौसम के विशेषज्ञ से जोड़ेंगे, फोरकास्ट से जोड़ेंगे, मौसम विभाग से जोड़ेंगे। इवन आपने देखा होगा हमारा जो मौसम विभाग है वो भी बहुत तत्पर है और वो क्या करता है, इस तरह के फोरकास्ट आपके मोबाइल के जो नंबर हैं उसके ऊपर मैसेज करता है जी। और आपको पता लग जाता है कि कहीं थंडर स्टॉर्म है, तूफान आने वाला है, ओले गिरने वाले हैं या बरसात तेज होने वाली है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी देता है। बिल्कुल। और हमारा किसान जैसे वैसे भी मौसम के अनुरूप अपने आप को थोड़ा तैयार करके रखने लग गया है, और लेकिन जो बिल्कुल अंत समय की जो सूचना होती है वो उसको और भी ज्यादा मदद करती है। बिल्कुल। दीपक साहब, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, जिस तरीके से रोजगार की हम बात करते हैं, हर सेक्टर में अलग अलग तरीके की जो रोजगार होते हैं, हम कृषि सेक्टर की अगर बात करते हैं तो आपके हिसाब से किस किस लेवल पे, किस स्तर पे रोजगार के अवसर उपलब्ध है वर्तमान स्थिति में, ताकि जो युवा है वो उससे जुड़ करके काम कर सकें? ये एक सबसे बड़ा सेक्टर है इस कंट्री का जी। इसके अंदर में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। हर आइटम के मल्टीपल प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जी। सरसों से तेल ही नहीं, उससे मस्टर्ड सॉस भी बन सकता है, मस्टर्ड के और भी 10 आइटम बन सकते हैं जो पहले नहीं बनते थे। वो सेम स्थिति बाजरे के, अब पिछले साल गवर्नमेंट ने फोकस किया और उसके ऊपर मैं बोला तो अभी बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सेक्टर अनलिमिटेड है जिसके अंदर में रोजगार भी अनलिमिटेड है। बात है कि क्या नवाचार कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सिचुएशन के अंदर में रोजगार लाना तो पॉसिबल है नहीं। आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, आपको विदेशों से सीखना पड़ेगा। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपको अपने आप बता देगी कि इस साल इस एरिया में ये बारिश होने वाली है, आपकी मिट्टी की सॉइल की रिपोर्ट डालिए, वो आपको बताएगा कि इस साल आपको ये पर्टिकुलर आइटम बोना चाहिए, ये बोएंगे तो इसमें सबसे ज्यादा यील्ड आएगी। तो ये समय आने वाला है। ठीक है।
बिल्कुल सही कही आपने। रमेश जी, हम कुछ योजनाओं के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन कुछ सारे ऐसे किसान जो नहीं भी जानते। तो आपसे जानिए, जो भारत सरकार है या अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो किसानों के हित को लेकर के कौन कौन सी योजनाएं चला रही है जिसका सीधा लाभ किसान भाई ले सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कृषि क्षेत्र में जितनी ज्यादा योजनाएं हैं शायद ही किसी और क्षेत्र में होंगी जी। कुछ एक योजनाओं के नाम गिना दें। जैसे मान लीजिए, ये आप फूड प्रोसेसिंग की हम बात करें जी, तो उसके लिए योजना है, फूड पार्क की योजना है, एग्री एक्सपोर्ट जोन की योजना है। और अगर हम कृषि विपणन की बात करें तो आपको उसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना है, आधारभूत जो संरचना है उसके लिए। किसान जो है अपने खेत के बाहर दुकान खोलना चाहे, प्राइवेट कोई मंडी खोलना चाहे, तो ऐसे करके बहुत सारी योजना, जैसे स्टार्टअप है, कृषि स्टार्टअप के लिए योजना है, जहां पर 29 जो सेंटर हैं पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और वहां पर उन किसान भाइयों को या उनके जो बच्चे हैं, अगर वो उसमें भाग लेते हैं तो उसमें 5 लाख रुपए जो अनुदान है वो केवल आइडिया स्टेज के लिए दिया जाता है, और 25 लाख रुपए का अनुदान जी जो उनके प्रोटोटाइप के स्टेज के ऊपर जाकर के दिया जाता है। तो उसमें किसी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की आयु की जरूरत नहीं है जी, मतलब कोई भी उसमें भाग ले सकता है, और किसी जेंडर का कोई बायसनेस नहीं है। तो ये इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं जो भारत सरकार की आप देखने जाएंगे, तो चाहे आप प्रोसेसिंग का क्षेत्र ले लीजिए, वो चाहे आप खेती का ले लीजिए, चाहे आप और दूसरी चीजों में ले लीजिए, इवन कमोडिटी वाइज भी बहुत सारी स्कीम्स दी गई हैं अलग अलग कमोडिटी को प्रमोट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि फलों का उत्पादन करना है, सब्जियों का उत्पादन करना है, और क्लस्टर वाइज भी स्कीम आती रहती हैं अलग अलग। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में आंवले के क्लस्टर को डेवलप करने के लिए स्कीम दी गई थी पहले। अभी है जो मसाला के लिए उसको प्रमोशन, मसाला पार्क की योजना जो उसको लॉन्च किया गया है। तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मिलजुल करके वो प्रयास रहता है। हम खेमाराम जी से पूछ ही लेते हैं कि आप जो कि किसानी के तौर पर कौन कौन सी योजनाओं का लाभ अभी तक ले चुके हैं और ले रहे हैं आप? हम ज़्यादातर संरक्षित खेती से संबंधित योजनाओं का ज़्यादा फायदा ले रहे हैं, क्योंकि संरक्षित खेती में हमारे इस राजस्थान के पश्चिमी भाग में पानी की मात्रा ना के बराबर हो गई है, बिल्कुल सूखा हो गया है, 800-900 फीट पे पानी है और वो पानी भी अच्छा नहीं है। तो हमारे ये संरक्षित खेती आने से जो वर्षा जल है वो ऊपर का हमारे फार्म पॉन्ड बना करके उसमें इकट्ठा करके, और एक समस्या का समाधान हो गया। अगर पानी भी वो जो गॉड गिफ्ट भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है, वो हम इकट्ठा पॉन्ड में सोर्स इकट्ठा करके और बूंद बूंद माध्यम के हिसाब से उसका सदुपयोग करते हैं। तो केवल वर्षा जल से ही हम पूरे साल भर पूरी दोनों फसल आराम से करते हैं। हमारे को उस ग्राउंड लेवल पानी की आवश्यकता ही नहीं है, और वो ग्राउंड लेवल पानी अगर हम देते तो हमारी जमीन अभी तक बंजर बन जाती। तो एक बहुत अच्छी तकनीकी आई है, ये पूरे देश में को जरूरत है इसकी, और क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के रोजगार मिलते हैं। हमारे क्षेत्र को मिनी इजराइल के नाम से ऐसे ही नहीं पहचाना जाता। यानी इन सब टेक्नोलॉजी का जो आपने इस्तेमाल किया उसकी वजह से आपका क्षेत्र डेवलप हो पाया है। मित्तल साहब, मान लीजिए अगर कोई किसान है, किसान की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई फसल बर्बादी हुई, ऐसे कुछ हो गया, तो उसके लिए कौन सी योजना इस समय चल रही है जिसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस जो है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, वो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है और उसकी कमियों को भी सुधारा गया है, उसको इम्प्रूव किया गया है। और जब कोई नई स्कीम आती है या कोई नई चीज लॉन्च करते हैं तो उसमें संभावना होती है छोटी मोटी कमियां रह जाए, उसका निराकरण किया गया है और किसान भाइयों को उससे काफी मदद मिल रही है। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है या जानकारी बढ़ रही है, हमारे किसान उसकी ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं जी। तो मेरा कहना है कि जो खेती है वो बहुत सुरक्षित सी होती जा रही है। जो पहले किसान भाइयों को बहुत असुरक्षा का माहौल था, उसमें कमी आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के प्रभाव से और बाकी जो योजनाओं के प्रभाव से किसान भाई बहुत ही हंसी खुशी, बहुत अच्छे प्रकार से इस खेती को बढ़ावा दे पाएंगे। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके की हमारी जो चर्चा है, चर्चा के हम अंतिम पड़ाव में हैं और जल्दी से हम अपने जो भी लोग हैं सबसे एक एक सवाल लेना चाहेंगे। दीपक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से जो चर्चा इतनी सारी चल रही है किसानों को लेकर के, हम हर पहलू पे बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बात जो आप हमारे किसानों से सीधा कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी का यूज लेना बहुत जरूरी है जी, और गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हेल्पलाइन भी दी हुई है। अगर आप गवर्नमेंट का सहयोग लेके कोई भी खेती करेंगे तो प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ेगी जी, और वो बढ़ेगी तो वो आय के अंदर में सीधे कन्वर्ट होगी। अगर नई स्कीम्स जितनी भी गवर्नमेंट दे रही है उसको यूज लेना भी जरूरी है, और जो अगर उसको यूज लेगा वो 100% दूसरे किसानों से आगे निकलेगा ही निकलेगा।
तो अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं है तो जो सेंटर्स बने हुए अगर आप वहां जाएंगे, तो अगर आपके पास में डिजिटल फोन नहीं है वहां जाएंगे तो वहां से आपको स्कीम के बारे में पूरा ज्ञान मिलेगा। और फोन मिलाना बहुत इजी काम है जो सबके पास में एक्सेसिबल है। तो गवर्नमेंट ने सीधे विशेषज्ञ बैठाए हुए हैं जो फोन के ऊपर में आपको हर चीज जानकारी दे देंगे। तो बिल्कुल काफी अहम बात इन्होंने बताई है, जिस तरीके से जो तकनीक है उसका बखूबी इस्तेमाल करिए। अगर आप कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर लीजिए। मोबाइल में ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आपको खेती किसानी के बारे में उचित जानकारी देते हैं। एक सवाल जल्दी से मैं खेमाराम जी से भी लेना चाहूंगी, जो किसान हमें देख रहे हैं, चूंकि आप भी किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, तो उन किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं किसानों के लिए यही कहूंगा कि देश के किसी भी कोने का किसान हो, परंपरागत खेती के साथ में यह तकनीक आधारित संरक्षित खेती का सदुपयोग करे। यही एक आगे बढ़ने का किसानों का सोर्स है, क्योंकि इसमें पानी ऑटोमेटिक बरसात का मिलता है, वो इकट्ठा हो जाता है और इसमें वो पैदावार है जो आप 50 बीघे खेती में बाहर की ओपन की खेती कर लो और 1.5 बीघा एक संरक्षित रूप में खेती कर लो और वो भी एक कवर्ड होती है और इंश्योरेंस होता है। हम जल्दी से एक आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। रमेश साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो किसान है वो खेती को केवल रोजी रोटी ना माने जी। किसान को कृषि व्यवसायी बनना चाहिए। ठीक है। किसान को कृषि उद्यमी बनना चाहिए। अगर वो उद्यमी की तरफ बढ़ता है तो मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रगतिशील किसान है। ठीक है। अगर एक प्रगतिशील किसान हो सकते हैं तो बाकी सभी भी हो सकते हैं। तो ये प्रेरणा उन्हें लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा आपने संकेत दिया, अगर एक प्रगतिशील किसान हो सकता है तो कई सारे प्रगतिशील किसान हो सकते हैं। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो यही है कि आप तकनीकी का बखूबी इस्तेमाल करें। जिस तरीके से जो अभी यहाँ खेमाराम जी ने बताया कि हम इजराइल टेक्नोलॉजी से जो खेती करते हैं, आज इनका जो गांव है, इनका जो क्षेत्र है वो दुनिया भर में फेमस हो चुका है। उसी तरीके से आप भी तकनीकी का इस्तेमाल करिए और जो सरकार, जो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो योजनाएं चला रही है उसका बखूबी इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगले एजेंडा में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही प्रमुख मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।